क्या हम इतिहास को सिर्फ राजा महाराजाओं और युद्धों की कहानी मानते हैं, या फिर मानव इतिहास का असली इंजन कुछ और ही रहा है? चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के उस मशहूर वर्ग संघर्ष के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल की। ये एक ऐसा विचार है जिसने समाज को देखने का नजरिया ही बदल दिया और पूरी दुनिया की राजनीति, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में बांटेंगे। पहले देखेंगे कि वर्ग संघर्ष आखिर है क्या, फिर इसका इतिहास, पूंजीवाद में अतिरिक्त मूल्य का कॉन्सेप्ट, इस संघर्ष के असल कारण क्या है, मार्क्स की क्रांति और वर्गहीन समाज की भविष्यवाणी क्या थी, और अंत में इस सिद्धांत की क्या-क्या आलोचनाएं हुई। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से पर आते हैं। वर्ग संघर्ष आखिर है क्या और समाज में ये बंटवारा होता कैसे है? देखिए, मार्क्स का मानना था कि हमारा समाज कोई एक बड़ा, एकजुट और शांत परिवार नहीं है, बल्कि ये हमेशा 2 ऐसे मुख्य गुटों में बटा रहता है जिनके हित एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे होते हैं। पहला है शोषक वर्ग, यानी एक्सप्लॉइटर क्लास। ये वो लोग हैं जिनका जमीन, फैक्ट्री, मशीन और धन जैसे उत्पादन के सभी साधनों पर पूरा अधिकार होता है। और दूसरा है शोषित वर्ग, यानी एक्सप्लॉइटेड क्लास। ये वो लोग हैं जो असल में अपना पसीना बहाते हैं, कड़ी मेहनत से उत्पादन करते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का पूरा लाभ कभी नहीं मिलता। अब जब दोनों के लक्ष्य इतने अलग हैं, तो टकराव तो लाजमी है ना। बस इसी टकराव को वर्ग संघर्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास। मार्क्स का कहना था कि ये जो टकराव है, ये कोई आज की नई बात नहीं है, बस हर युग में इसके रूप बदलते रहे हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो प्राचीन काल में जो संघर्ष मालिक और दास के बीच था, वो सामंतवादी युग में जमींदार और किसान के बीच का टकराव बन गया। और अगर आज के पूंजीवादी युग की बात करें तो यही संघर्ष पूंजीपति यानी बुर्जवाजी और मजदूर यानी प्रोलेटेरिएट के बीच हो रहा है। मतलब नाम और टाइटल भले ही बदल गए हों, लेकिन शोषण का जो बेसिक ढांचा है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा। यहीं से हम अपने तीसरे बिंदु पर पहुंचते हैं, पूंजीवाद और अतिरिक्त मूल्य। आधुनिक युग में ये शोषण कैसे काम करता है? जरा आधुनिक पूंजीवादी समाज को करीब से समझते हैं। मार्क्स के अनुसार यहाँ 2 मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ हैं बुर्जवा वर्ग यानी पूंजीपति, जिनके पास फैक्ट्रियां हैं, मशीनें हैं और जिनका इकलौता मकसद है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। और दूसरी तरफ है सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है और वो बस जिंदा रहने के लिए अपनी शारीरिक मेहनत बेचने को मजबूर हैं। अब यहाँ मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दिया। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक मजदूर दिन भर की मेहनत से 1000 रुपए का सामान बनाता है, लेकिन उसे मजदूरी मिलती है सिर्फ 300 रुपए। तो बाकी के 700 रुपए कहाँ गए? मार्क्स के मुताबिक ये 700 रुपए सीधे पूंजीपति की जेब में जाते हैं, उसके शुद्ध मुनाफे के तौर पर। मजदूर को उसकी पूरी मेहनत का मूल्य न मिलना और पूंजीपति द्वारा उस अतिरिक्त मूल्य को रख लेना ही इस पूरे शोषण की असली जड़ है। तो अब आते हैं चौथे भाग पर। आखिर ये व्यवस्था शांति से क्यों नहीं चल सकती और इस संघर्ष के मुख्य कारण क्या हैं? मुनाफे का ये जो गणित हमने अभी देखा, ये समाज में बहुत गहरी दरारें पैदा करता है। भारी आर्थिक असमानता, धन का कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाना, मजदूरों का लगातार शोषण और पूंजीपतियों की कभी न खत्म होने वाली मुनाफे की इच्छा। और इस सब की बुनियाद में क्या है? उत्पादन के साधनों पर गिने चुने लोगों का प्राइवेट कंट्रोल यानी निजी स्वामित्व। यही वो चीजें हैं जो समाज में संघर्ष को बिल्कुल अपरिहार्य या कहें कि एकदम तय कर देती हैं। अब सवाल उठता है कि अगर सिस्टम में इतनी खामियां हैं तो इसका अंत क्या होगा? ये हम देखेंगे अपने 5वें हिस्से में, क्रांति और वर्गहीन समाज। मार्क्स ने समाज के भविष्य के लिए एक पूरी चेन रिएक्शन की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा जब मजदूरों को अपने शोषण का पूरी तरह एहसास हो जाएगा। उनमें एक क्लास कॉन्शियसनेस यानी वर्ग चेतना जागेगी। फिर वो सब मिलकर संगठित होंगे, एक बड़ी क्रांति करेंगे और इस पूंजीवादी सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, जिसके बाद समाजवाद आएगा, जो अंततः साम्यवाद यानी कम्युनिज्म में बदल जाएगा। इस पूरी क्रांति का अंतिम लक्ष्य था एक वर्गहीन समाज या क्लासलेस सोसाइटी बनाना। एक ऐसी दुनिया जहां कोई अमीर गरीब न हो, जहां जमीन और कारखानों पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का सामूहिक अधिकार हो और हर इंसान को आगे बढ़ने के बिल्कुल बराबर मौके और संसाधन मिले।
सुनने में तो ये सब बहुत क्रांतिकारी लगता है, पर क्या असल इतिहास ने मार्क्स की इस थ्योरी का पालन किया? आइए देखते हैं हमारे आखिरी भाग में सिद्धांत की आलोचनाएं। एकदम निष्पक्ष होकर देखें तो बाद के कई विद्वानों ने मार्क्स के इन विचारों की कड़ी आलोचना की है। उनका तर्क है कि आज का समाज सिर्फ दो वर्गों में नहीं बटा है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग आ चुका है जिसने इस पूरी थ्योरी को जटिल बना दिया है। दूसरी बात, मार्क्स ने जैसी दुनिया भर में क्रांति की भविष्यवाणी की थी वो हर जगह नहीं हुई। पूंजीवाद खत्म होने के बजाय और फला फूला। और सबसे अहम बात, कई देशों में बिना किसी बड़ी हिंसक क्रांति के ही मजदूरों के अधिकारों और उनकी स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला है। अब इन तमाम ऐतिहासिक आलोचनाओं के बावजूद एक बात तो माननी पड़ेगी, मार्क्स का ये सिद्धांत आज भी बेहद प्रभावशाली है। इतिहास, असमानता और समाज के बदलाव को इस तरह आर्थिक नजरिए से देखना अपने आप में एक बहुत नया और बड़ा विचार था। ये सिद्धांत आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे पैसे और ताकत का बंटवारा हमारे समाज का पूरा ढांचा तय करता है। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज की इस बेहद कॉम्प्लेक्स तकनीक संचालित अर्थव्यवस्था को देखते हुए, जहां काम करने के तरीके पूरी तरह बदल चुके हैं, क्या कार्ल मार्क्स का ये वर्ग संघर्ष का मूल सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है? क्या अमीर और गरीब के बीच का ये बुनियादी टकराव आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।